छत्तीसगढ़ का अचानकमार टाइगर रिजर्व एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अचानकमार टाइगर रिजर्व बाघों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों के विस्थापन और उनके पुनर्वास को लेकर चर्चा में है। दरअसल साल 2009 में अचानकमार अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। इसके बाद कोर एरिया में बसे 25 गांवों को वहां से विस्थापित किया जाना था। साल 2010 में 6 गांव का विस्थापन तो कर दिया गया, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी 19 गांव का विस्थापन नहीं हो सका। अब सरकार का दावा है कि इन 19 में से 3 गांव तिलई डबरा, छिरहट्टा और बिरार पानी के विस्थापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं अन्य 16 गांवों के विस्थापन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन इन गांव के लोगों को विस्थापित होने का डर तो सता ही रहा है। पर पुराने विस्थापितों की दशा देखकर इनका डर कई गुना बढ़ गया है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। 14 जुलाई 2025 को छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान राज्य सरकार ने जानकारी दी कि एटीआर के कोर जोन में बसे 3 गांव तिलई डबरा, बिरार पानी और छिरहट्टा के विस्थापन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन गांवों के 170 परिवारों के लिए सरकार ने 25 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया है, जिसमें से 16 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को वर्ष 25-26 के लिए भेजा गया है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से पैसे और अनुमति मिलते ही विस्थापन की प्रक्रिया को मूर्त रूप दिया जा सकेगा। लेकिन कई सामाजिक संगठनों ने अचानकमार टाइगर रिजर्व से आदिवासी गांवों के विस्थापन पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि अब तक ग्राम सभा ने किसी भी तरह के विस्थापन के लिए अपनी मंजूरी नहीं दी है, ना ही ग्रामीणों को कोई पुनर्वास योजना की स्पष्ट जानकारी दी गई है। ऐसे में अगर प्रशासन लोगों को जबरन हटा रहा है तो यह न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिलने वाले जीवन और सम्मान से जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है। संगठनों ने यह भी कहा है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 की धारा 4(5) के अनुसार जब तक वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और पारंपरिक वन निवासियों के अधिकारों की जांच और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक उन्हें उनकी जमीन से हटाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि किसी को भी तब तक जंगल या जमीन से नहीं निकाला जा सकता जब तक उनके कानूनी अधिकारों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। मुंगेली के समाज सेवी सीमांचल आचार्य का कहना है कि आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उनका कहना है कि अचानकमार टाइगर रिजर्व से विस्थापन के नाम पर राज्य सरकार पूरी तरह से वन अधिकार कानून का उल्लंघन कर रही है। कि विस्थापन वन अधिकार कानून में धारा 5(2) और धारा 4(5) की और 4(2) की बात देखेंगे और एनटीसीए के भी आप कानून में देखेंगे तो उनको बोला गया कि बिना ग्राम सभा कंसेंट कोई नहीं होना चाहिए। परंतु ये हमारा निवेदन है कि इसको अच्छा से संज्ञान में लेते हुए आदिवासी के अधिकार का हनन न हो, ये बात को रखते हुए उनको ये सारे प्रक्रियाधीन जो है, गांव वाले को भी पता नहीं है क्योंकि गांव वाले बैगा जनजाति है, इस कानून की पेचीदा को जानना इतना आसान नहीं है और उनको बस विस्थापन का बात कर रहा है तो उनका एक डर मंडरा रहा है कि ये कैसे मतलब वो सब सारे कानून को ताक में रखते हुए ये कैसे ये होगा, जबकि वन अधिकार कानून में कहा गया है कि ऐतिहासिक अन्याय को दूरी करने के लिए ये कानून लाया गया है। दूसरी तरफ उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उनका मोटा अनाज छीन लेना, उनका अभी मोटा अनाज नहीं है, बेवर खेती छीन लेना, ये सारे एक उनको कहीं ना कहीं समाज की और दूसरे तरफ धकेल दे रहा है। विस्थापन किया भी जाएगा, जो जिस जगह में आपको विस्थापन प्रोसेस का बात है तो उस जगह में ये कैसे उनकी हैबिटेट के अनुसार, उनकी पर्यावास के अनुसार उनकी आजीविका को कैसे सस्टेन करेगा, क्योंकि जिस गांव में जाके बैठेगा उस गांव उसको उसका निस्तारी देगा, ये पहले तय नहीं होता है तो उनके मन में एक
एक अवधारणा है कि ये हम कैसे करेंगे, कैसे हमारा आजीविका होगा कैसे। पिछले भी 6 गांव को विस्थापित किया गया था, आज भी बहुत सारे कंट्रडिक्शन है। वहीं लोगों को कई सारे अधिकार मिला नहीं है। लोगों ने वहाँ निवासरत थे, उनको बिना शेल्टर बना हुआ उनको विस्थापित कर दिया। उनका ज़मीन का जो है वो ज़मीन का जो रकबा है अभी तक किसके नाम से क्या है, और जो ज़मीन है, अब मैं उदाहरण दूंगा, बाहुड़ गांव में जाके देखेंगे रोड किनारे जो है तो उसका तो ज़मीन दिख रहा है, पर रोड बाहर में जो रोड के बाद जंगल में है वो अभी खेती का लायक नहीं है। तो आप जहाँ भी जंगल ज़मीन देने की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सुनिश्चित तरीक़ा से और सुनिश्चित तरीक़ा से और कानून को रखते हुए, क्योंकि उनके अधिकार का कोई भी हनन न हो। हालांकि वन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सब कुछ कानून सम्मत तरीके से हो रहा है और आदिवासियों को विश्वास में लेकर ही विस्थापन प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। लेकिन अचानक मार के आदिवासियों और सामाजिक संगठनों का सवाल है कि क्या यह विस्थापन वास्तव में स्वैच्छिक है और क्या वनों में रहने वाले बैगा आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जा रही है। दरअसल वन अधिकार अधिनियम 2006 और पेशा कानून के तहत ग्राम सभा की पूर्व सूचित और लिखित सहमति के बिना किसी भी आदिवासी या वनाश्रित समुदाय को जंगल से विस्थापित नहीं किया जा सकता। एफआरए की धारा 4(2) के अनुसार टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में कोई भी विस्थापन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि ग्राम सभा की सहमति और अधिकारों की मान्यता पूरी नहीं हो जाती। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(v)(5) के अनुसार विस्थापन तभी मान्य होगा जब यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो कि सह अस्तित्व संभव नहीं है, पुनर्वास का स्थल पूरी तरह तैयार हो, जहां आवास, कृषि, भूमि, जल स्रोत, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधाएं पहले से मौजूद हों। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? इसे जानने समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। वर्ष 2009 में अचानक मार क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। उसके अगले ही साल दिसंबर महीने में बोकरा कछार गांव के 38 आदिवासी परिवारों को बिना किसी पूर्व सूचना या सहमति के एक रात ट्रकों में भरकर वहां से लगभग 40 किलोमीटर दूर कारी डोंगरी पंचायत क्षेत्र में ले जाकर छोड़ दिया गया। उन्हें बताया गया कि अब यही उनका नया बसेरा होगा। वादा किया गया कि जल्द ही उन्हें पक्के मकान मिलेंगे, खेती के लिए जमीन दी जाएगी, सड़कें बनेंगी, बच्चों के लिए स्कूल और परिवार के लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। बोकरा कछार पहला गांव नहीं था जिसे इस तरह विस्थापित किया गया। दिसंबर 2009 में अचानक मार टाइगर रिजर्व के कुल 25 गांवों में से 6 गांवों को बिना ग्राम सभा की सहमति और बिना वन अधिकारों की वैधानिक प्रक्रिया पूरी किए ही हटा दिया गया। इनमें से बोकरा कछार, बांकल, बहाउड़ और सांभर धसान के परिवारों को मुंगेली जिले के खुड़िया क्षेत्र में एक ही स्थान पर बसाया गया, जबकि कूबा गांव के लोगों को गोरेला और जल्दा गांव के लोगों को लोरमी क्षेत्र में पुनर्वासित किया गया। 249 परिवारों को बसाने के लिए उनके पुराने गांवों के नाम तो रखे गए, लेकिन जीवन की बुनियादी जमीन, संस्कृति, सामाजिक ताना बाना, आजीविका और भौगोलिक पहचान सब कुछ बदल गया। अब तक जिन समुदायों को अचानक मार टाइगर रिजर्व से हटाया गया है उनमें अधिकांश आबादी आदिवासी रही है। पुनर्वास के दौरान हर परिवार को 5 एकड़ जमीन और 2 कमरों वाला एक पक्का मकान दिया गया था, लेकिन लगभग 1 दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद ये मकान अब जर्जर हो चुके हैं। जहां जमीनें दी गई वे या तो बंजर थीं या खेती के लायक नहीं। अब तक वहां सिंचाई जैसी कोई स्थायी सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिससे इन खेतों का उपयोग सीमित हो गया। 4 पुनर्वासित गांवों में शिक्षा का हाल भी बुरा है। स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचने वाले आदिवासियों की संख्या भी बहुत कम है। शिक्षा की इसी कमी के कारण बीमार होने पर गांव वाले आज भी पारंपरिक इलाज जैसे बैगा, ओझा या गुनिया पर ही भरोसा करते हैं, बजाय किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र के। सरकारी योजनाएं क्या हैं, गांव के अधिकांश लोगों को नहीं पता। कुछ परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे और सिलेंडर मिले थे, लेकिन या तो वे कभी उपयोग नहीं किए गए या फिर आसपास के गांवों में बेच दिए गए। आज भी अधिकतर घरों में भोजन जंगल से लाई गई लकड़ी से ही पकता है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इस विस्थापन ने आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन तीनों ही उनसे छीन लिए। इन आदिवासियों के देवता अचानक मार के इन्हीं जंगलों में बसते थे।
अलग अलग जाति के आदिवासी अपने हिस्से के जानवरों के उपासक हैं। बरसों से उनका उनके जंगलों और वहां के जानवरों से संबंध है, लेकिन सरकार के एक फरमान ने रातों रात इन बैगा आदिवासियों के जीवन का फैसला कर दिया और उनका अपना सब कुछ खत्म हो गया। अब जबकि नए सिरे से 3 गांवों को विस्थापित करने की बात चल रही है, तो गांव के लोगों को विस्थापित होने का डर तो सता ही रहा है, पर पुराने विस्थापितों की दशा देखकर इनका डर कई गुना बढ़ गया है। अचानकमार टाइगर रिजर्व के कोर जोन में बसे बैगा आदिवासी के लिए जंगल से सिर्फ आजीविका नहीं, बल्कि संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक संबंध भी है। लेकिन विस्थापन की खबर ने उनका चैन तो छीन ही लिया है। देखिए, जो वन अधिकार मान्यता कानून आया है, ये कानून आदिवासी और अन्य वन पर निर्भर समुदाय के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने के लिए आया। कानून बहुत साफ तौर पे ये कहता है कि जिस दिन कानून लागू हुआ उस दिन लोगों के राइट्स वेस्टेड हुए हैं। मतलब ये है कि जो जहाँ है वो वहाँ रहेगा, उसके सिर्फ वेरिफिकेशन और रिकॉग्निशन की प्रोसेस की जानी है। और कानून बहुत साफ करता है किसी भी विस्थापन को लेकर, चाहे वो माइनिंग से हो, चाहे वो वन्य प्राणी संरक्षण के नाम पर हो, कि जब तक लोगों के राइट्स की जो वेरिफिकेशन, जो वन अधिकार हैं, उनकी पहचान और रिकॉग्निशन की प्रोसेस पूरी नहीं होती, तब तक आप किसी को विस्थापित नहीं कर सकते। अभी पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर पिछले दिनों जो NTCA का आदेश निकला था, जिसमें बड़े पैमाने पे टाइगर रिजर्व से विस्थापन को लेकर आदेश जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के अंदर जो टाइगर रिजर्व हैं, जो अभ्यारण्य हैं, उनसे भी विस्थापन की प्रक्रिया लगातार कोशिश की जा रही। कल ही अचानकमार अभ्यारण्य से कुछ गांव को विस्थापित करने हेतु ग्राम सभाएं आयोजित हैं। कितना अजीब स्थिति है कि विधानसभा के अंदर एक सवाल आया धर्मजीत सिंह के द्वारा, जिसमें ये कहा गया कि 6 गांव को विस्थापन के लिए, पुनर्वास के लिए जगह की पहचान की जा चुकी है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उनके पुनर्वास के लिए पहचान की जा चुकी है, दूसरी तरफ कर आप ग्राम सभा से प्रस्ताव मांग रहे हैं। तो जब लोगों के ग्राम सभाओं से प्रस्ताव ही नहीं है, लोगों ने सहमति ही नहीं दी है, तो फिर आगे की प्रक्रिया का क्या मतलब? या फिर ये समझा जाए कि आपने सब कुछ तय कर लिया है, बस ग्राम सभाओं की एक फॉर्मेलिटी है। तो ये दिख रहा है कि जो ग्राम सभाएं एक भयमुक्त वातावरण में, एक निष्पक्ष रूप से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत ग्राम सभाओं के आयोजन होने चाहिए, और ग्राम सभा की जो राय होगी वो सहमत हैं या असहमत हैं, ये उनका संवैधानिक अधिकार है। ये संवैधानिक अधिकार पैसा कानून से आता है, ये संवैधानिक अधिकार वन अधिकार कानून से आता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर जो विस्थापन की प्रक्रिया है, इसमें लगातार ये देखा जा रहा है कि जो शासन प्रशासन है, चाहे वो माइनिंग से विस्थापन का सवाल हो या वन्य प्राणी संरक्षण के नाम पे विस्थापन के सवाल हो, जो ग्राम सभाएं हैं वो या तो दबावपूर्वक प्रस्ताव लिए जा रहे हैं या कहीं ना कहीं ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। हसदेव क्या है? हसदेव के अंदर वही प्रक्रिया है कि ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्ताव बनाए गए और उन्हीं के आधार पर विस्थापन की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। यही स्थिति जो अभ्यारण्य है, चाहे वो बालनवापार अभ्यारण्य का सवाल हो, चाहे वो अचानकमार अभ्यारण्य का सवाल हो, चाहे वो सीता नदी उदंती अभ्यारण्य का सवाल हो या अन्य राष्ट्रीय उद्यान, वहाँ पे भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाने की कोशिश की जा रही है। और इसका हम विरोध करते हैं कि जो ग्राम सभाएं, जो कि संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनसे भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष रूप से ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए और उसके पहले जो वन अधिकार मान्यता की प्रक्रिया है उसका पूर्ण किया जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए, जो टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी संरक्षण के नाम पे ये जो बार बार कहा जा रहा है कि वन्य प्राणियों को बचाना है, इसलिए विस्थापन अनिवार्य है। हम ये कह रहे हैं कि जहाँ आदिवासी है वहीं जानवर है, वहीं जंगल है, या फिर जहाँ जंगल जहाँ जानवर है वहीं आदिवासी है। एक सह अस्तित्व का सवाल है और ये सह अस्तित्व कई पीढ़ियों से वहाँ पे मौजूद है। उस सह अस्तित्व को कहीं ना कहीं बरकरार रहते हुए वन्य प्राणियों का संरक्षण होना चाहिए। आप समुदाय को वहाँ से हटा के वन्य प्राणियों का संरक्षण नहीं कर सकते। और ये वन विभाग की जो लगातार नीति रही है कि आप लोगों को बाहर निकाल के उस सह अस्तित्व को ख़त्म करना चाहते हैं, इसके खिलाफ मुझे लगता है कि एक व्यापक आक्रोश भी है। और जो
एक उन इलाकों में जो अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यानों में टाइगर रिजर्व में रहने वाले लोग हैं उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है कि हमारे ऊपर जबरन विस्थापन थोपने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और एक स्पष्ट रूप से जो वन अधिकार कानून के अंदर प्रक्रिया है कि कैसे लोगों को उनके अधिकार दिए जाएं और अधिकार के साथ अस्तित्व के साथ, क्योंकि वन्य प्राणी तभी बचेगा जब वहाँ पे लोग रहेंगे। बिना समुदाय की भूमिका के आप किसी भी इलाके में ना जंगल बचा सकते ना वन्य प्राणी बचा सकते हैं। साल 2009-10 में जब छत्तीसगढ़ के अचानक मार टाइगर रिजर्व से 6 गांवों को हटाया गया था, उसी दौरान मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व के जामी गांव के 153 परिवारों को भी पुनर्वासित किया गया था। हालांकि दोनों राज्यों की विस्थापन प्रक्रिया में बड़ा अंतर देखने को मिला। मध्य प्रदेश में आज भी वन विभाग इन विस्थापित परिवारों से संपर्क बनाए हुए हैं। वहां ऐसे कई परिवार हैं जिन्हें अब भी वन विभाग किसी समस्या के समय सहायता उपलब्ध कराता है। कान्हा विकास निधि से उन विस्थापित परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, जिससे उनके जीवन यापन में सहूलियत हो और विस्थापितों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिन गांवों को अचानक मार से हटाया गया, उन गांवों को हटाने के बाद वन विभाग ने उस हिस्से का क्या किया? क्या वन विभाग के पास कोई ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है जो बता सके कि इन गांवों के हटने से अचानक मार में वन्य जीवों, खासकर बाघ की आबादी में बड़ा फर्क आया है? इस सवाल का जवाब कम से कम वन विभाग के पास नहीं है। राज्य के दूसरे अभयारण्य में भी गांवों के विस्थापन की सुगबुगाहट है। जैसे अपने क्षेत्र में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो है, उसमें ग्राम सभा के बगैर परमिशन के लगातार बीच बीच में शासन प्रशासन की ओर से ये पत्र आता है कि विस्थापन नीति सरकार द्वारा लाई जाती है। जब जब विस्थापन नीति लाती है तो तुरंत हमारे ग्राम सभा उठ के खड़े होकर संघर्ष करते हैं। आज ये लोग अभयारण्य के नाम से बाघ वहाँ है ही नहीं, पर बाघ के नाम से लोग बाघ को ला रहे हैं। हमारा कहना है कि हम पुराने कई पीढ़ी से आदिवासी समाज उस जंगल में रह रहे हैं। हमारे साथ ऐसे नहीं है कि हम ही रह रहे हैं। हमारे पूर्वज थे तो बहुत ज़्यादा संख्या में बाघ वहाँ पे पहले से प्राकृतिक रूप से रहे। हम चाहते हैं कि वहाँ प्राकृतिक रूप से रहे, बाघ भी रहे, वन्य प्राणी भी रहे, वन भी रहे और हम लोग भी रहें। कि वहाँ बाघ है ही नहीं, पर ला करके ज़बरदस्ती इसको अभयारण्य बनाने की कोशिश। अब अभयारण्य के नाम से पर्यावरण के विभाग में जलवायु परिवर्तन के नाम से आदिवासियों का बेदखल ये लोग लगातार कर रहे हैं। एक तरफ भारत की संविधान में ग्राम सभा की बात कही गई है, जहाँ पर हम लोग आते हैं 5वीं अनुसूची पेशा क्षेत्र में, जहाँ धारा 244 खंड 1, जिसके अंदर कानून यह कहती है कि जल जंगल जमीन खान खनी जो ग्राम सभा के अधीन होती है, और वहाँ पर ग्राम सभा कानून सर्वोपरि है। पर बीच बीच में इनको लगता है कि नहीं, इनको स्थापित किया जाए। और ये लोग ये भी षड्यंत्र रच रहे हैं कि कई लोग बाहर से जीने खाने के लिए आए हुए हैं, ऐसे लोगों को पकड़ के ग्राम सभा को अपने पक्ष में करने की कोशिश, जैसा कि हसदेव को आप देखे हैं, इस टाइप से लोग नाटक करते हैं। पर मैं धन्य मानती हूँ उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व क्षेत्र के, जिसको आप लोग बाग बोलते हैं कि बिहड़ और पिछड़ा क्षेत्र। मैं नहीं मानती पिछड़ा क्षेत्र। वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, जब भी एक पत्र अगर मंत्रालय से निकलता है, पत्र जिला में नहीं पहुँचा रहता है और उधर लोग बाग जागरूक हो जाते हैं अपने संघर्षों को लेकर के। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगी, सरकार कितना भी कुछ भी कर ले, भारत के संविधान में ग्राम सभा की कानून है और हम लोग वहाँ किसी की धमकी और चमकी से जाने वाले नहीं हैं। हम उस जंगल को छोड़ेंगे नहीं। बाघ का संरक्षण हम लोग ऐसे करते थे कि जैसे कि हम लोग टोटम व्यवस्था में, हम जनजाति, हमारी जो परंपरा है, हम लोग जैसे नेताम हैं, मैं नेताम हूँ, मैं कछुआ का संरक्षण करती हूँ, सोनकत्ता का संरक्षण करती हूँ। आप उसमें कितना भी कुछ भी कर लो, मैं उसका बराबर संरक्षण संवर्धन करूँगी। बाघ जो है, जो सोरी गोत्र वाले होते हैं,
लोग बाघ का संरक्षण करते हैं। तो हम लोगों का हर एक जनजाति में और भी वर्ग में होता होगा, उन लोग टोटम के आधार पे, हम अपनी टोटम के आधार पे एक जल का जीव, एक थल का जीव, एक आकाश का जीव, ऐसे करके जीव में भी वनस्पति को और पेड़ में सभी वर्ग का एक एक को हम टोटम के रूप में उसको संरक्षण संवर्धन हमारे डीएनए में लिखा हुआ है। और आज इन लोग अभ्यारण्य के नाम से लाखों बाघ कहाँ गया फिर, अब उसके नाम से करोड़ों रुपये फूंक दिए। पहले तो हमारे लोग बगैर खर्चा के, और अब उन्हीं को भगाया जा रहा है। अब उन्हीं को भगाया जा रहा है जिसके टोटम में बाघ का संरक्षण करने का वो है। सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव सोरी कहते हैं कि मानव और जानवरों के विज्ञान को समझना बेहद जरूरी है। पहले भी उसी जंगल में जानवर भी रहते थे और आदिवासी भी। जंगल की परिभाषा को वन विभाग समझना ही नहीं चाहता। आप देखेंगे कि बहुत जगहों पे विस्थापन की प्रक्रिया फोर्सफुली आगे बढ़ाने के लिए वन विभाग कार्य कर रही है, जिसमें अचानक मार आप देख सकते हैं कि कितना एक बड़ा एक विषय वहाँ पे बना हुआ है कि लोगों को हटाने की प्रक्रिया, और कुछ गांव भी विस्थापित हो चुके हैं जिसके नंबर मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन ऐसे विस्थापन हुए हैं। वो अचानक मार के आप जो एजेस हैं, जो किनारा है, उसमें आप लोग बहुत सारे गांवों को देख सकते हैं और वहाँ पे जाके आप ये भी अध्ययन कर सकते हैं कि अभी उनकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुए हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरीके के है। मैंने कुछ गाँव में वहाँ पे भ्रमण किया अचानक मार में, आप देखेंगे कि वहाँ पे खेती जो है वो खेती लायक वो ज़मीन नहीं है जहाँ पे उनको सेटलमेंट किया गया है। तो ये पूरा है कि भाई एक तरफ कानून, जो वन अधिकार कानून बोलता है कि आपके जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस है, आपके ऐतिहासिक अन्याय है, जो अंग्रेज़ों समय से जो बना हुआ जो व्यवस्था है, उसको दूर करने के लिए आपको ये कानून में अधिकार मिल रहे हैं। वहीं अंग्रेजी व्यवस्था से ही बने जो ये वाइल्ड लाइफ का जो पर्सपेक्टिव है, जिसमें वन्य जीव को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्णता और लोगों को बाहर करने की जो पूरा माइंडसेट है, जो कॉलोनियल माइंडसेट हम जिसको बोलते हैं, वही फिर से पद्धति आगे बढ़ रही है। तो लोगों को किसी न किसी तरीके से विनाश का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि पर्सपेक्टिव को ही रीथिंकिंग करने की बात है, पुनः इस पर सोचना, इस पर विचार करना और एक नया आइडिया को लाने की ज़रूरत है, जिसमें सह अस्तित्व की बात हो, लोग सही अच्छे तरीके से रह सके, जिसमें वाइल्ड लाइफ भी बचे, लोग भी बचे। और ये जो वन विभाग हमेशा सोचती है कि लोग होंगे तो वाइल्ड लाइफ नहीं होगा, तो ये सबसे गलत मानसिकता है। लोगों को ये अधिकार और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि वाइल्ड लाइफ को वो बचाए और उनकी ज़िंदगी के लिए वो इम्पोर्टेंस है। यह सच है कि बाघों की घटती संख्या और जैव विविधता की रक्षा आज एक गंभीर चिंता का विषय है, लेकिन इसका उपाय यह नहीं है कि जिन्होंने सदियों से जंगलों को बचाया उन्हीं को वहां से हटाया जाए। आज दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन प्रबंधन किया जाता है। वनों की रक्षा करना जितना जरूरी है, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जंगल और आदिवासी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वरना यह विस्थापन केवल एक प्रोजेक्ट टाइगर की रिपोर्ट में दर्ज आंकड़ा होगा और जमीनी सच्चाई में एक टूटे हुए आदिवासी समाज की त्रासदी। जरूरी बात में फिर होगी बात।